वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने अगर इस वीडियो को फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। जियांग शू से कहती है कि मैं तेंग्यू को रेंट पर लेना चाहती हूँ। इस पर शू हंसते हुए कहता है कि तुम तो आज मुझे सरप्राइज पर सरप्राइज दिए जा रही हो। जियांग कहती है कि अगर तुम तेंग्यू मुझे रेंट पर दे दोगे तो तुम ऐसा करके पैसे भी कमा पाओगे। शू कहते है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे 1 साल का रेंट दे पाओगी। जियांग कहती है कि अगर तुम मुझे तेंग्यू रेंट पर दे दोगे तो तेंग्यू की प्रोडक्शन में फिर से स्टार्ट करवा दूंगी। तुम बस मुझे 1 साल दो, मैं 1 साल के अंदर तुम्हें हाई इंटरेस्ट के साथ रेंट वापस करूंगी तुम्हें। शू कहते है कि क्या मेरी शक्ल पे बेवकूफ लिखा हुआ है। जियांग इसको बहुत रिक्वेस्ट करते हुए ये बात कहती है तो शू कहता है कि तुम जो मेरा ये पीछा कर रही हो और तेंग्यू को चलाने की कोशिश कर रही हो, ये चीजें तुम्हें सूट नहीं करती। जियांग कहती है कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, लेकिन मैं ये तुमसे इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि मैं इस बारे में बहुत सीरियस हूँ और मैं अपना वादा निभाऊंगी। और वैसे भी तेंग्यू की सिचुएशन इतनी बुरी नहीं जितना तुम सोच रहे हो। तेंग्यू एक वक्त में हमारी कंट्री का नेशनल स्पोर्ट्स ब्रांड था। शू कहता है कि ये 80s की बात है और फिर कहता है कि मैं भी बहुत सिंसियरली तुम्हें ये मशवरा दे रहा हूँ कि तुम सी क्लब की मेंबरशिप कैंसिल करवा दो, इससे तुम्हें काफी अच्छी रकम मिल जाएगी। जियांग कुछ कहने लगती है तो शू कहता है कि इस बारे में आराम से सोचो और मेरे पास आने के बजाय तेंग्यू पर अपना टाइम स्पेंड करो। ये कहकर शू यहाँ से चला जाता है। आज जियांग बाओशिंग इन्वेस्टमेंट आती है और ये गोंगली से कह रही होती है कि 2 दिन पहले भी उसकी मीटिंग थी और आज भी मीटिंग है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लूंगी। गोंगली इसको कहता है कि तुम ये कॉफी ट्राई करो। जियांग रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं, उससे पूछते कि क्या तुम्हें पता है कि शू कहाँ पे मीटिंग कर रहा है, तो ये कहने लगती कि मुझे नहीं पता। जियांग के यहाँ से जाने के बाद गोंगली इसके पास आता है और उसे कहता है कि क्या तुमने उसको बता दिया है कि शू टीटी मीडिया गया हुआ है, लेकिन ये रिसेप्शनिस्ट कहते कि मैं तो ये बात नहीं जानती और अब गोंगली ने खुद ही ये बात जियांग को बता दी होती है। दूसरी तरफ गाओयंग आज अपनी फर्स्ट पेंटिंग टीटी मीडिया में आने के बाद करने के लिए तैयार हो गई होती है। जियांग टीटी मीडिया में पहुंचने के बाद पार्किंग लॉट में शू का इंतजार कर रही होती है और इसके बाद जब यहाँ पर शू आता है तो ये जियांग की बाइक को देखता है और फिर शू जब इसकी बाइक को साइड पर करता है तो ये देखता है कि जियांग इसकी गाड़ी के साथ बैठकर इसका इंतजार कर रही होती है। शू उसको देखकर कहता है कि मैंने नहीं उम्मीद की थी कि तुम वाकई में मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाओगी, और अब अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहता है कि काफी ठंड हो गई है तो तुम्हें वापस जाकर आराम करना चाहिए। तो इसको रोकते हुए कहती है कि मैं वाकई में ही फैक्ट्री की बिल्डिंग को रेंट पर लेना चाहती हूँ। शू कहता है कि तुम ये मुझे एक बहुत बड़ा जोक सुना रही हो, मैंने आज सारा दिन बहुत काम किया इसलिए मैं बहुत थका हुआ हूँ। ये कहकर शू अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। जियांग कहती है कि मैं कल सुबह तुम्हारी कंपनी आऊंगी, मुझे सिर्फ तुम्हारे 15 मिनट चाहिए। तो शू कहता है कि कल मैं सारा दिन ही मीटिंग्स में रहूंगा। ये कहकर ये अपनी गाड़ी का दरवाजा बंद कर लेता है। जियांग से पूछती कि फिर तुम फ्री कब हो, तो शू कहता है कि मैं मीटिंग के लिए कहीं जा रहा हूँ और ये मीटिंग कई दिन तक चलेगी। ये कहकर शू चला जाता है तो जियांग कहती है कि कल मैं तुम्हारा कंपनी पर इंतजार करूंगी और तब तक करती रहूंगी जब तक तुम मेरे साथ बात करने के लिए मान नहीं जाओगे। अब जाओयंग को शू पिक करता है। अब जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो शू इससे पूछता है कि तुम और जियांग एक दूसरे को काफी लंबे टाइम से जानते हो। जाओयंग कहती है कि हम हाई स्कूल और मिडिल स्कूल में क्लासमेट्स थे। शू कहते लेकिन तुम दोनों एक दूसरे के क्लोज नहीं दिखाई देती। जाओयंग कहती है कि बस हमारी इतनी दोस्ती नहीं है। शू कहता है कि मैंने सुना है कि जियांग ने सिर्फ 6 महीने के अंदर फ्रेंच सीख ली थी, क्या ये बात सच है? जाओयंग कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं है, जियांग ने अपनी हैंडीक्राफ्ट असाइनमेंट को खत्म करने के चक्कर में अकेले ही इतना काम कर लिया था कि एंड में जियांग के हाथ स्वेल हो गए थे और इनको ठीक होने में काफी लंबा अरसा लगा था। शू कहता है कि तुम्हारा जियांग के साथ क्लोज रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे तरीके से जानती हो। इस बात का जाओयंग कोई भी जवाब नहीं देती। फैक्ट्री वापस आने के बाद जियांग अपनी फैमिली फोटो देख रही होती है और ये अपनी सिचुएशन को लेकर बहुत ज्यादा अपसेट और परेशान होती है। अगली सुबह जाओयंग जब टीथ ब्रश कर रही होती है तो ये इंटरनेट पर गाओयी की तस्वीर को देखती है। आज शू जाओयंग की लाइव स्ट्रीम रिकॉर्डिंग को देखने के लिए आया होता है। नैन का दूसरे से बात कर रहा होता है कि आज भी ये जाओयंग को स्टूडियो 1 इस्तेमाल करने दे रहे हैं और हमें इन्होंने कहा है कि हम स्टूडियो 3 में शूट करेंगे। तो नैन कहने लगता है कि इनको भी पता चल जाएगा कि टीटी मीडिया का नंबर 1 होस्ट कौन है। ये कहकर नैन यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ गाओयी जाओयंग की ये लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा होता है और अब ये कॉल करके कहता है कि टीटी मीडिया में किसी को कॉल करो। इसके बाद जियांग मॉल आई होती है और ये यहाँ पर आकर शूज के न्यू स्टाइल और डिजाइन देख रही होती है। अब गाओयी वेंचन के साथ इसी मॉल में आया होता है। वेंचन इस मॉल के फर्स्ट फ्लोर पर फ्री यूनिकॉर्न ग्रुप के लिए स्टोर रेंट पर लेना चाह रहा होता है, लेकिन गाओयी कहता है कि फ्री यूनिकॉर्न के लिए 2nd फ्लोर ही अच्छा रहेगा, एक तो इसका रेंट कम है और तुम्हें तुम्हारे
टारगेट कस्टमर्स भी वहाँ पर मिल जाएंगे। व्यंजन कहता है कि फर्स्ट फ्लोर की हमारी लीज एक्सपायर होने वाली है, तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। तो गाओ ये कहता है कि मैंने तुमसे जो कहना था वो मैंने कह दिया है। ये जाने लगता है तो ये यहाँ पर जियांग को देखता है। ये बहुत गुस्से में गाओ को देख रही होती है। वेंशन गाओ से कहता है कि फ्री यूनिकॉर्न तुम्हें एक फेवर देता है कि हम सेकंड फ्लोर पर शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन इसके बदले में तुम्हें भी जियांग को एक फेवर देनी होगी और तुम हमें कुछ इवेंट्स बिल्डिंग के बड़े हॉल में करने दोगे। ये सुनने के बाद जियांग कहती है कि वेंशन और तुम कितना गिर सकते हो। तो गाओ कहते हैं कि इवेंट्स के बारे में तुम हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट से खुद बात कर सकते हो। वेंशन कहते हैं कि फिर ठीक है, डील हो गई है। ये कहकर यहाँ से चला जाता है। गाओ ये जियांग के पास आता है, लेकिन ये इसको घटिया कहकर चली जाती है। अब जियांग को गोंगली की कॉल आती है जो इसको बाओशिंग आने के लिए इनवाइट करता है। फिर जब जियांग बाओशिंग जाती है तो गोंगली इसको लीगल नोटिस देते हुए कहता है कि अगर तुम तेंग्यू से इस पर दिए हुए वक्त के मुताबिक शिफ्ट ना हुई तो फिर बाओशिंग इसके खिलाफ लीगल एक्शन लेगा। ये कहकर गोंगली यहाँ से चला जाता है। जियांग इस बात को सोचकर परेशान हो रही होती है कि गोंगली ने इसको बताया है कि शो ने कहा है कि डेडलाइन वाले दिन चाहे कुछ भी हो फैक्ट्री पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। जियांग बहुत ही परेशान हो गई होती है कि इसके हाथ से ये पेपर्स ही नीचे गिर जाते हैं। अब जियांग फिर से शू से मिलने के लिए आ जाती है। जियांग शू से कहती कि तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं 20,000 शूज के पेयर बेच लूंगी तो तुम मुझे फैक्ट्री की बिल्डिंग रेंट पर दे दोगे। जियांग ने शू को अपने क्लाइंट का ऑर्डर भी दिखाया होता है। तो शू कहने लगता है कि तुमने अपने अंकल जियोन से ही ये ऑर्डर करवा लिया है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये मेरे साथ नाइंसाफी है। जियांग शू से कहती कि मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। इसे देखकर शू हंसने लगता है। शू कहने लगता है कि अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम इंटरनेट पर ये वीडियो पोस्ट कर दोगी और फिर मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, और अगर एक दफा मेरी रेपुटेशन खराब हो गई तो बाओशिंग की भी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। शो कहते हैं कि तुमने इस सिचुएशन को काफी ड्रामेटिकली प्लान किया है। जियांग कहती कि मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, तो मेरे पास ये वाहिद रास्ता है। शो कहता है कि अगर तुम इसको पोस्ट करना चाहती हो तो कर दो। जियांग कहती है कि तुम तो मुझे ये एहसास दिला रहे हो कि मेरी धमकी एक मजाक है। शो कहता है कि मुझे इस चीज से नफरत है कि अगर कोई मुझे धमकी दे, क्योंकि मैंने अगर एक दफा कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो ये मेरी आदत बन जाएगा। और फिर ये इसके करीब जाकर कहता है कि मुझे ये मानना पड़ेगा कि तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन तुम्हारा मेथड बहुत ही बेवकूफाना है। ये सुनकर जियांग यहाँ से चली जाती है और गोंगली बाहर खड़े होकर इनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा होता है। जियांग दरवाजा खोलने लगती है, लेकिन शो इसको ऐसा करने से रोक देता है। शो जियांग से कहता है कि तेंग्यू के 1 साल का रेंट 1.5 मिलियन है, लेकिन तुम्हें तेंग्यू के रेंट के लिए 3 साल के पैसे देने होंगे। जियांग कहती है कि क्यों? शो कहता है कि ये इस इंडस्ट्री का रूल है कि 1 साल का रेंट एडवांस में देना पड़ता है। जियांग कहती कि मैं नहीं जानती कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन इस तरह की कंडीशंस लगाकर मेरे लिए मुश्किलात खड़ी करने का कोई फायदा नहीं होगा। और जहाँ तक बात रही पेमेंट की, जियांग कहती कि मैं तुम्हें बैंक के हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट के मुताबिक रेंट देने के लिए तैयार हूँ और मैं इस रकम को डबल कर दूंगी अगर तुम मुझे रेंट साल के एंड में देने दोगे। शू कहता है कि अगर मैं इसके लिए ना मानूं तो? जियांग कहती कि मैं तुम्हारी विनती करती हूँ। शू कहता है कि ठीक है। शू कहते हैं लेकिन मैं तुम्हारे शब्दों पर भरोसा नहीं करता हूँ। इसके क्लाइंट को ऑर्डर्स को देते हुए कहता है कि मुझे इस बात का सबूत भी चाहिए कि तुम भरोसे के काबिल हो। जियांग कहती कि फिर मुझे बताओ कि तुम्हें मुझ पर भरोसा हो जाए, उसके लिए मुझे क्या करना होगा। शू कहता है कि मुझे तेंग्यू का बिजनेस प्लान चाहिए कि तुम आखिर तेंग्यू को कैसे चलाने वाली हो, और फिर बाद में हम इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। अब जियांग दरवाजा खोलती है तो बाहर गोंगली खड़ा होता है। गोंगली शो से पूछता है कि जियांग को रिजेक्ट करने के लिए तुम्हारे पास इतने रीजंस थे, फिर भी तुमने उसकी बात क्यों मान ली है? शू कहते कि मैंने इसको मौका इसलिए दिया है ताकि जियांग को एंड में अपनी हार को एक्सेप्ट करना पड़े। आज जाओयंग को सब कांग्रेचुलेशंस कह रहे होते हैं कि जब से ये टीटी मीडिया के साथ काम कर रही है तो इसके फॉलोअर्स 1 मिलियन से ज्यादा हो गए हैं। शू पूछता है कि इस लाइव स्ट्रीम से बिजनेस को क्या फायदा हुआ है, तो सॉन्ग इसको बताती है कि हमें 18 ब्रांड्स ने कांटेक्ट किया है। अब जाओयंग यहाँ पर उन ब्रांड्स के नाम को देख रही होती है जो इसके साथ काम करने में इंटरेस्टेड होते हैं, और इसके अंदर लीडो डिपार्टमेंट का भी नाम होता है जहाँ पर गाओई काम करता है। जाओयंग कहती है कि मैं लीडो डिपार्टमेंट को चुनूंगी। अब शू भी कहता है कि हम लीडो डिपार्टमेंट के साथ काम करेंगे, लेकिन इस बात के लिए सॉन्ग नहीं मान रही होती और कहती है कि लीडो डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों से अच्छी नहीं है। लेकिन शू कहता है कि हमें लीडो के साथ काम करके बहुत फायदा होगा। जब शू बाहर आता है तो सॉन्ग इसे कहती है कि तुम हमेशा ही मेरे जूनियर्स के सामने मुझे एम्बैरेस क्यों कर देते हो। शू कहते हैं कि मैं तो तुम्हारी गलती ठीक करने की कोशिश कर रहा था। तो सॉन्ग कहती है कि हम पहले रिलेशनशिप में रह चुके हैं, तो तुम क्या मुझे थोड़ा सा मुख्तलिफ ट्रीट नहीं कर सकते? शू कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि टीटी मीडिया को फ्यूचर में और भी चांस मिले तो तुम्हें ज्यादा प्रोफेशनल होना होगा। अब जियांग अपना बिजनेस प्लान बनाने के लिए बैठ जाती है और इसे यहाँ पर याद आता है कि इसने अपनी फैक्ट्री के बनाए हुए शूज पर अपनी मॉम के
फेवरेट आइडल का नाम लिखवा कर अपनी मॉम को गिफ्ट किया था, तो इसकी मॉम बहुत खुश हुई थी इसको देखकर। और अब जियांग इंटरनेट पर तेंग्यू की तस्वीर के साथ एक पोस्ट अपलोड करती है जिस पर लिखती है कि 30 साल पहले तेंग्यू मेरे पेरेंट्स का प्यार था। और बहुत सारे लोग कमेंट करने लगते हैं कि मैं फिर से इन शूज को अपनी मेमोरीज के लिए खरीदना चाहती हूँ। और इन सब कमेंट्स को देखकर जियांग काफी खुश हो रही होती है। अब जियोन जियांग को इसके ऑफिस में लेकर आता है जहाँ पर इसने फर्नीचर की मदद से इसको बहुत अच्छे से फर्निश्ड कर दिया होता है। जियोन जियांग से कहते हैं कि हम लोग तबाही के किनारे पर खड़े हैं क्योंकि हमारे खर्चे इतने ज्यादा हैं जबकि हमारे पास कोई भी प्रॉफिट नहीं है। शू शंघाई क्राउड फुटवेयर में आता है। गार्ड इससे पूछता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। शू कहते हैं कि मैं यहाँ पर डायरेक्टर गाओमिंग से मिलने के लिए आया हूँ। गार्ड कहते हैं कि उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी। तो शू ये कहकर आगे जाने लगता है कि मैंने अपॉइंटमेंट ली हुई है, लेकिन कोई शू के ऊपर पानी फेंक देता है और ये पानी डायरेक्टर गाओमिंग ने फेंका होता है, जिससे कह रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें इन्वेस्टर्स को कितनी दफा बताया है कि क्लाउड फुटवेयर बेचने के लिए नहीं है। क्लाउड फुटवेयर 100 साल पुराना ब्रांड है। डायरेक्टर गाओमिंग शू से कहते हैं कि अगर तुमने मुझे दोबारा यहाँ पर आकर तंग किया तो मैं तुम्हारे साथ इससे भी ज्यादा बुरा करूंगा। और शू बेचारा तो अभी तक शॉक में ही खड़ा होता है। अब शू ऐसे ही बाओशिंग वापस जाता है। गोंगली से पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है। यहाँ पर जियांग भी आई होती है जिसे कहने वाली होती कि मुझे सिर्फ तुम्हारे 5 मिनट चाहिए, लेकिन इसको ऐसे देख कर ये रुक जाती है। जबकि गोंगली यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट देता है कि तुम दोनों का टेस्ट बिल्कुल एक जैसा है क्योंकि इन दोनों ने सेमी हुड पहना होता है। जियांग को शू को ऐसे देखकर खुशी होती है, कहने लगती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी मीटिंग अच्छी नहीं रही। तो शू इससे कहता है कि मैं आज सारा दिन ही मीटिंग्स में रहूंगा, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। जियांग वापस से गोंगली से कुछ कहने लगता है तो जियांग कहती है कि मैं जानती हूँ कि आज शू सारा दिन मीटिंग्स में रहेगा, लेकिन मैं उसका यहीं पर बैठकर इंतजार करूंगी। आज जाओयंग की मुलाकात गाओये से होती है। गाओये इसको देखकर कहता है कि काफी देर हो गई है। तो जाओयंग कहती है कि हाँ 8 साल गुजर गए हैं। गाओये कहते हैं कि मैंने तुम्हारी पेंटिंग वीडियोस देखी थी, जिसके बाद मैंने अपने सीनियर्स को तुम्हें रेकमेंड किया था। जाओयंग कहती है कि फिर तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। जाओयंग कहती है कि मैं तुम्हें थैंक्स करने के लिए लंच करवाती हूँ, लेकिन गाओये कहता है कि मुझे आज काम करना है, लंच हम फिर कभी कर लेंगे। ये कहकर गाओये चला जाता है। गाओये को देखते हुए जाओयंग को याद आता है कि हाई स्कूल में एक दफा गाओये ने इसकी जान बचाई थी और आज गाओये को दोबारा मिलने के बाद जाओयंग बहुत ही खुश दिखाई दे रही होती है। इसके बाद घर पर आने के बाद जाओयंग जब पेंटिंग कर रही होती है तो इसे मिलने के लिए यंगजियान आता है, जैसे कह रहा होता है कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे लिए मैं न्यू बुक शेल्फ खरीद लूँ। तो जाओयंग कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी कंपनी ने मुझे एक घर रेंट पर लेकर दे दिया है और अगले हफ्ते ही मैं वहाँ पर मूव हो रही हूँ। यंगजियान कहता है कि अगर तुम बाहर रहोगी तो मैं तुम्हारे लिए परेशान रहूंगा, इसीलिए तुम्हें काम के बाद घर जरूर आना होगा। जाओयंग कहती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल अच्छे से रख सकती हूँ, लेकिन यंगजियान इस बात पर अपसेट दिखाई दे रहा होता है। अब जियांग रिसेप्शन से शू का बिजनेस कार्ड लेती है और अब जियांग इसके बिजनेस कार्ड से शू का नंबर अपने फोन में सेव कर लेती है। शू मीटिंग में बिजी होता है और जियांग बाहर बैठकर इसका इंतजार कर रही होती है। और अब जब शू मीटिंग से फ्री होता है तो जियांग अपने फोन पर कुछ देख रही होती है। शू भी इसके पास जाकर ये देखने लगता है और जियांग जब इसको अपने करीब देखती है तो डर जाती है। जियांग शू से कहती है कि आज तुम सारा दिन काम करके थक गए होगे, वैसे भी अब काफी देर हो गई है, तो क्या तुम कल मुझे अपना थोड़ा सा वक्त दे सकते हो। और मैंने अपना प्रपोजल ईमेल के थ्रू भेज दिया है। शू हैरान होते हुए पूछता है कि तुम्हें क्या मेरा ईमेल एड्रेस पता है। तो जियांग कहती है कि मैंने रिसेप्शनिस्ट से पूछा था। शू जियांग से कहता है कि हम अभी बात करेंगे और फिर जियांग शू को अपना बिजनेस प्लान एक्सप्लेन करती है। जियांग अब शू से पूछती कि तुम्हें मेरा प्रपोजल कैसा लगा है। तो शू इससे पूछता है कि अगर तुम इन्वेस्टर होती तो तुम अपने प्रोजेक्ट में कितने पैसे इन्वेस्ट करती। तो जियांग कहती कि मैं अपने सारे पैसे इन्वेस्ट कर देती। शू कहते लेकिन तुम्हारे पास तो ज्यादा पैसे नहीं है। जियांग कहती है कि शायद तुम मेरे प्रपोजल से भी सेटिस्फाई नहीं हो। शू कहते कि तुम्हारा प्लान तो फैंसी है, लेकिन ना ही तुम्हारे पास कोई टीम है और यहाँ तक कि तुम्हारे पास तो अभी प्रोडक्ट भी नहीं है। जियांग कहती कि इसीलिए मुझे वक्त चाहिए ताकि मैं अपनी फैक्ट्री और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बना सकूं। शू कहता है कि तुम्हारी टीम कौन बनेगा। जियांग कहती कि तेंग्यू में भी ऐसे वर्कर्स मौजूद हैं जो पिछले 30 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं। शू कहते कि ठीक है, फिर तुम 20,000 जूतों के पेयर्स एक महीने में मुझे बेच कर दिखा दो। जियांग इस पर मुस्कुराने लगती तो शू कहते कि तुम हंस क्यों रही हो। जियांग कहती कि अब तुम्हें अपनी बात पर पछतावा हो रहा है क्योंकि तुम मुझे फैक्ट्री रेंट पर नहीं देना चाहते। शू कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इन शूज को बेचने के लिए अपना बेस्ट करो क्योंकि मुझे तुम्हारे फैंसी प्लान्स की जरूरत नहीं है। ये कहकर शू चला जाता है, लेकिन जाते हुए जियांग से कहता है कि एक इन्वेस्टर के लिए पैसों से ज्यादा अहम उसका वक्त होता है। मैंने अभी तुम्हारा प्लान सुना है, इसलिए तुम्हें मेरी सिंसियरिटी पर शक नहीं करना चाहिए। फैक्ट्री आने के बाद जियांग अपने प्लान पर काम शुरू कर देती, लेकिन ये जिसको भी कॉल कर रही होती है कोई भी इसके साथ काम करने को तैयार नहीं होता। अब जियांग के पास आता है और इसने बोर्ड पर जो नाम लिखे होते हैं उसकी तरफ इशारा करके कहता है कि ये एक आदमी ही सिर्फ एक महीने में 20,000 शूज के पेयर बेचने में तुम्हारी
तुम्हारी मदद कर सकता है। जियांग कहती है लेकिन इसने तो मेरी बात तक नहीं सुनी। जियान कहते हैं कि पहले तुम लंच कर लो, उसके बाद तुम्हें कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। जब ये लोग लंच कर रहे होते हैं तो जियांग जियोन से कहती है कि फ्री यूनिकॉर्न के मार्केटिंग, सेल्स और परचेजिंग डिपार्टमेंट्स के हेड को सी क्लब में इनवाइट करो। जियोन कहने लगता है कि फ्री यूनिकॉर्न के सभी हेड्स तकरीबन अब वेंचन के लिए काम करते हैं। तो जियांग कहती है कि मैं इन सबको तेंग्यू के लिए हायर करना चाहती हूँ। जियोन कहता है कि तुम इनको हायर करना अफोर्ड नहीं कर सकती। जियांग कहती है कि मैं सबको जानती हूँ, मैं ट्राई किए बगैर गिव अप नहीं कर सकती हूँ। जियोन कहते हैं कि ठीक है। अगले दिन जायोंग अपने नए घर में शिफ्ट होने के लिए आ गई होती है। ये घर बहुत ही सुंदर और लग्जरी होता है, जिसके कारण जायोंग की मॉम तो बहुत ज्यादा खुश होती हैं। जायोंग की मॉम इसे कहने लगती है कि तुम शू से मिलकर ये पूछो कि कौन से स्टॉक्स में हमें पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, क्योंकि वो तो इस काम में माहिर है। तो जायोंग कहती है कि वो भला हमारी मदद क्यों करेगा। तो मॉम कहने लगती है कि तुम उसकी कंपनी में काम करते, वैसे भी तुम सुंदर भी और सिंगल भी। ये बात सुनते ही यांगजियान कहने लगता है कि अगर आपको पैसों की जरूरत है तो मैं आपको कुछ पैसे दे सकता हूँ, इसीलिए आप आइंदा इस तरह की बात मत कीजिएगा। जायोंग की मॉम कहती है कि जब भी मैं स्टॉक्स की बात करती तो तुम दोनों ऐसे करने लगते हो। ठीक है, अब मैं इसके बारे में बात नहीं करती और मैं जरा ऊपर वाला पोर्शन देख कर आती हूँ। यांगजियान कहता है कि अगर तुम यहाँ पर शिफ्ट भी हो गई हो तो मैं अभी भी तुम्हारा भाई हूँ और पहले की तरह मैं रोज तुम्हारे लिए आकर खाना बनाऊंगा। तुम्हें सिर्फ अपनी पेंटिंग पर फोकस करने की जरूरत है। ये कहकर यांगजियान जाने लगता है तो इसको कॉल आती है कि जल्दी से अपना वीबो अकाउंट चेक करो, जायोंग बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई है। अब शू भी ये आर्टिकल पढ़ रहा होता है जिसमें जायोंग के बारे में ये लिखा होता है कि जायोंग के पीछे किसी बहुत बड़े आदमी का हाथ है। ये देखकर शू सॉन्ग को कॉल कर रहा होता है लेकिन वो इसकी कॉल नहीं उठा रही होती। दूसरी तरफ नैन तो ये खबर सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। इसका दोस्त से कहने लगता है कि ये मामला बहुत तेजी से इंटरनेट पर फैल रहा है। तो नैन कहता है कि असल में मैं यही चाहता था। ये कहने लगता है कि अगर कंपनी को इस बारे में पता चल गया तो। नैन कहता है कि मैंने तो सिर्फ इसकी एक पिक्चर पोस्ट की थी, बाकी का काम तो इस इंडस्ट्री के आर्टिकल राइटर्स ने किया है, इसलिए इस बात का मेरे से कोई भी ताल्लुक नहीं है। और ये पोस्ट जायोंग की प्राइवेट लाइफ के बारे में होती है। सॉन्ग अब शू को कॉल करके कहती है कि हम इस पोस्ट को डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये काम यकीनन हमारे ओपोनेंट्स का है। शू कहता है कि जल्द पता लगवाओ कि आखिर ये किसने किया है। यांगजियान जायोंग के बारे में परेशान होता है और इससे पूछने लगता है इसके शो के बारे में। तो ये कहती है कि टॉपिक को ट्रेंडिंग बनाने के लिए उन्होंने खुद ये स्टोरी क्रिएट की है। यांगजियान कहते हैं कि तुम ज्यादा परेशान नहीं हो। तो जायोंग कहती है कि तुम इस मसले से दूर रहो, मुझे सबसे पहले अभी कंपनी जाना है। अब जब जायोंग कंपनी पहुंचती है तो यहाँ पर हलचल मची होती है। सॉन्ग जायोंग से कहती है कि जब तक ये मामला थोड़ा ठंडा नहीं हो जाता तुम अपने घर पर ही रहो और मेरी कॉल का इंतजार करो। जायोंग कहती है कि कंपनी के किसी एम्प्लॉय ने ये पिक्चर ली है। सॉन्ग कहती है कि आखिर तुम्हें इस बात पर इतना यकीन कैसे है। तो जायोंग कहती है क्योंकि उस दिन हम रात देर तक वीडियो शूट कर रहे थे। सॉन्ग कहती है कि हम भी यही पता लगवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे कौन है, इससे तुम भी ज्यादा परेशान नहीं हो। यांगजियान बाहर ही जायोंग का इंतजार कर रहा होता है। ये जैसे ही बाहर आती है तो यांगजियान इससे पूछता है कि क्या मसला हल हो गया है। तो जायोंग कहती कि नहीं। यांगजियान कहते कि मैं तुम्हारे बॉस से बात करके आता हूँ। जायोंग कहती कि वापस आ जाओ, मैं वैसे भी आज बहुत अपसेट हूँ। और फिर ये दोनों वापस घर चले जाते हैं। आज जियांग जियोन और यूशन के साथ सी क्लब में इन सभी लोगों का इंतजार कर रही होती है, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं आया होता। यूशन कहती कि क्या मैं उनको कॉल करके पूछूं कि वो आ रहे हैं नहीं। तो जियांग कहती कि इसकी जरूरत नहीं है और इसके साथ ही मिस्टर रेन आ जाते हैं। जियोन मिस्टर रेन से बाकी सबका पूछता है तो कहता है कि मैं उन सब की जगह मिस जियांग के साथ डिनर करने के लिए आया हूँ। जियांग कहती कि मुझे खुशी हुई कि आप आए हैं, चले अब हम खाना खाते हैं। दूसरी तरफ एक दूसरे इन्वेस्टर शावंग ने शू को डिनर के लिए बुलाया होता है। शावंग शू से कह रहा होता है कि ना तो जिंगयांग और ना ही बाओशिंग अकेले इस एनिडा वाले केस को हैंडल कर सकते हैं। इस पर लड़ाई लड़ने से बेहतर है कि हम लोग एक दूसरे के साथ हाथ मिला लें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें। शू कहते कि मुझे आपके साथ काम करके खुशी होगी। मिस्टर रेन जियांग से कहते हैं कि तुम्हारा आइडिया बहुत ही अच्छा और क्रिएटिव है। जियोन कहते हैं कि अगर तुम्हें जियांग का आइडिया इतना ही पसंद आया तो तुम हमारे साथ आकर काम क्यों नहीं करते। ये सुनते ही मिस्टर रेन के तो चेहरे के एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं। मिस्टर रेन कहने लगता है कि बाकी सब आज इस डिनर पर इसलिए नहीं आए कि वो तुम्हारे डैड को भूल गए हैं। असल बात ये है कि तुम्हारे डैड के बगैर उन सबको तुम्हारी एबिलिटीज पर यकीन नहीं है, जबकि वेंचन की बात अलग है क्योंकि उसके पास काम का बहुत तजर्बा है। मिस्टर रेन कहने लगते हैं कि जियांग मेरी बात मानो और अपना वक्त जाया नहीं करो। ये सुनकर जियोन को गुस्सा आ जाता है, कहने लगता है कि अगर तुम यहाँ पर नहीं आना चाहते तो मत आते। लेकिन जियांग जियोन को रिलैक्स करने का कह रही होती है। अब जियांग मिस्टर रेन को थैंक्स कहने के लिए ड्रिंक करती है और अब मिस्टर रेन जब ड्रिंक करने लगे होते हैं तो जियोन कहता है कि ये मेरी वाइन है और तुम इसको पीना डिजर्व नहीं करते। ये सुनते ही मिस्टर रेन भी यहाँ से चला जाता है। मिस्टर रेन के यहाँ से जाने के बाद जियांग ड्रिंक करने लगती है। शू यहाँ
से जा रहा होता है तो ये जियांग को यहाँ पर ड्रंक खड़ा हुआ देखता है। शो इसके पास जाता है तो जियांग इसको देखकर कहने लगती है कि मैं बहुत अनलकी हूँ कि मेरी यहाँ पर भी तुमसे मुलाकात हो गई है। शो जा रहा होता है लेकिन जियांग यहाँ पर गिरने लगती है। शो इसको पकड़ लेता है। शो जियांग से कह रहा होता है कि सही से खड़े हो, लेकिन जियांग गिरे ही जा रही होती है। शो फिर इसको जियोन के पास ले गया होता है तो जियोन के लगता है कि आज जियांग का मूड अच्छा नहीं था, इसलिए उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है। शो पूछने लगता है कि आप लोग किसके साथ डिनर कर रहे थे तो जियोन इसको बताता है कि हम फ्री यूनिकॉर्न ग्रुप के कुछ पुराने एम्प्लॉय से डिनर करने के लिए आए थे। हम उनके साथ काम करना चाहते थे लेकिन उनमें से कोई भी नहीं माना। अब जियांग यूशन के साथ वापस जा रही होती है। यूशन इसको कहती है कि शू तुम्हें कभी भी फैक्ट्री इस्तेमाल नहीं करने देगा, तुम बहुत ज्यादा ड्रंक हो और अगर तुमने शू से कोई गलत बात कह दी है जो तेंगियो के बिजनेस को अफेक्ट करेगी तो ऐसा होने से सिर्फ तुम्हारे लिए ये चीजें मुश्किल हो जाएंगी। तुम्हें अपना ख्याल रखने की जरूरत है और तुम्हारा बाहर ड्रिंक करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जियांग यूशन से कहती है कि जब तुम मुझसे इस तरह बात करती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और कहने लगती है कि पहले मैं बहुत इमेच्योर थी इसलिए आप मुझे माफ कर दे। यूशन इसकी बात सुनकर इमोशनल हो जाती है और कहती है कि कोई बात नहीं। जियांग यूशन से कहती है कि मेरे डैड ने कहा था कि तुम बहुत काबिल भरोसा दोस्त हो। ये सुनकर तो यूशन रोने लगती है और कहती है कि बदकिस्मती से मैं रिटायर हो गई हूँ इसलिए मैं तुम्हारी और कोई मदद नहीं कर सकती। जियांग फैक्ट्री वापस आने के बाद बाहर बैठी होती है और ये कह रही होती है कि डैड किसी को भी यकीन नहीं है कि मैं तेंगियो की हालत को बदल सकती हूँ। क्या जो मैं करना चाह रही हूँ वाकई में फैंटेसी है? फिर कहने लगती है लेकिन मैं इस फैंटेसी को हकीकत में जरूर बदलूंगी। दूसरी तरफ घर पर आने के बाद शो को भी जियांग की फिक्र हो रही होती है। अगली सुबह जाओयंग और यंगजियांग जब उठते हैं तो इन दोनों को एक दूसरे की याद आ रही होती है। आज शो मिस्टर डो के साथ गेम खेल रहा होता है। मिस्टर डो शो से कहते हैं कि क्या तुम जिंगयांग के साथ काम करने का सोच रहे हो? तो शो कहता है कि एनिडा को समझ आ जाएगी कि हम दोनों अभी उनके लिए बेस्ट ऑप्शंस हैं। मिस्टर डो कहते हैं कि मैं अपने प्रॉफिट्स दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहता लेकिन मुझे तुम्हारे प्रोफेशनलिज्म पर पूरा भरोसा है। अब गाओ ही मॉल में कुछ अरेंजमेंट्स देखने के लिए आया होता है। जियांग भी यहाँ पर आई होती है और इसकी नजर गाओई पर पड़ती है कि इतने में इसकी टक्कर किसी से हो जाती है और जब ये दोबारा वहाँ पर देखती है तो गाओई जा चुका होता है। इसके बाद शो ने सोंग को बुलाया होता है। शो सोंग को एक वीडियो दिखाते हुए कह रहा होता है कि तुम्हारी कंपनी के टॉप होस्ट नैन ने जाओयंग की पिक्चर्स ली और इन पिक्चर्स के साथ उसके बारे में रूमर्स फैला दिए। सोंग ये देख कर कहती है कि मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हें मेरे ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। अब यहाँ पर शो को जियांग की कॉल आ रही होती है लेकिन ये इसकी कॉल कट कर देता है। सोंग कहती है कि मैं जाओयंग और नैन के रिलेशनशिप को फिक्स कर लूंगी लेकिन तुम्हारे ख्याल में नैन को क्या सजा मिलनी चाहिए? शो कहता है कि मैं तुम पे छोड़ता हूँ क्योंकि टीटी मीडिया में नैन से ज्यादा अच्छी किसी की परफॉर्मेंस नहीं है। सोंग कहने लगती है कि मुझे लगता है कि जो नैन ने रूमर्स फैलाए हैं वो सच है। शो कहने लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को इतने अरसे से जानते हैं लेकिन अभी भी तुम मुझे नहीं जान पाई हो। सोंग कहती है कि अब मैं तुम्हें जानती हूँ, जब काम की बात आती है तो तुमसे ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता कोई। ये कहकर सोंग यहाँ से चली जाती है। अब शो जियांग को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या बात है। जियांग कहती है कि सी क्लब में मैंने तुम्हारे कपड़े गंदे कर दिए थे इसलिए तुमसे सॉरी करने के लिए मैंने तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदे हैं। शो जियांग से कहते हैं कि मैं तुम्हें मैसेज करता हूँ कि हमें आज रात कब और कहाँ मिलना है। इसके बाद रात में ये लोग रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। ऑर्डर करने के बाद जियांग शो से कहती है कि क्या इस रूमर की वजह से तुम्हारा मूड अच्छा नहीं है? शो कहता है कि तुम्हें ऐसी चीजें नहीं पूछनी चाहिए जिनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, वैसे भी मैं अपना गुस्सा तुम पर नहीं निकालूंगा। जियांग हंस रही होती है तो शो कहता है कि तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? जियांग कहती है कि लगता है कि इस रूमर की वजह से तुम्हारे काम को बहुत नुकसान पहुंचा है। शो कहता है कि तुम्हें इतना यकीन कैसा है, ये कोई पर्सनल मैटर भी तो हो सकता है। जियांग कहती है कि तुम जाओयंग की टाइप के नहीं हो और ना ही तुम ऐसे इंसान हो जिसको इस तरह के प्राइवेट स्कैंडल से कोई फर्क पड़े। शो कहता है कि तुम मुझे काफी अच्छे से जानती हो। जियांग कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे बहुत ही अजीब किस्म के इंटरेक्शंस हो चुके हैं। अब जियांग शो को गिफ्ट देती है। शो सूट देखने के बाद कहता है कि तुम्हें मेरे साइज का कैसे पता था? जियांग कहती है कि मैं फ्री यूनिकॉर्न में बड़ी हुई हूँ, कपड़ों के साइज का अंदाजा लगाने में मैं बहुत माहिर हूँ। शो कहने लगता है कि मैंने सोचा। तो जियांग इसकी बात काटते हुए कहने लगती है कि तुम्हें बिजनेस में मेरे प्रोफेशनलिज्म पर शक नहीं करना चाहिए। देखना मैं तेंगियो को दोबारा से टॉप पर जरूर लेकर जाऊंगी। इतने में इनका डिनर आ जाता है तो शो कहता है कि तुम इसको ट्राई करो क्योंकि मैं आज काम के बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। फिर जब ये दोनों वापस आ रहे होते हैं तो शो इसकी बाइक को देखकर कहता है कि तुमने अपनी बाइक कब चेंज की? जियांग कहती है कि मैंने चेंज नहीं की, ये चिन की है। शो इसके साथ बैठ जाता है और इसे कहता है कि मुझे पार्किंग लॉट तक छोड़ दो। जियांग शो से पूछती है कि तुम्हारी गाड़ी कहाँ पर है? शो इसको कहता है कि मैं सबवे से आया हूँ। जियांग कहती है कि मैं तुम्हारी टैक्सी मंगवा देती हूँ। ये जल्दी से अपना फोन निकाल लेती है तो शो उसका फोन पकड़ के कहता है कि इस वक्त टैक्सी मिलना बहुत मुश्किल है और मैं इंतजार नहीं करना चाहता। जियांग कहती है कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी क्योंकि इससे पहले मैंने कभी किसी को राइड नहीं दी। शो कहता है कि हर चीज कभी ना कभी तो पहली दफा की जाती है। और अब शो और जियांग इस बाइक पर जा रहे होते हैं। जियांग कहने लगती है कि तुम्हारे जैसे एक टॉप इन्वेस्टर ने एक लड़की से बाइक पर लिफ्ट मांगी, क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा?
जाएगा। शू कहते हैं कि तुम्हें ये सब नहीं कहना चाहिए क्योंकि आखिरी दफा जब तुम ड्रंक थी तुमने मुझे बहुत बातें सुनाई थी। अब जियांग शू को उसकी गाड़ी के पास छोड़ देती है। अब ये अपना हेलमेट पकड़ के जाने लगती है तो शू कहते हैं कि क्या तुम मुझे गुड बाय कहे बगैर ही चली जाओगी। तो जियांग फिर इसको गुड बाय कहती है और यहाँ से चली जाती है। घर पर आने के बाद शू जियांग के दिए हुए सूट को देख रहा होता है और ये इसको काफी पसंद आता है। जियांग ने शू के सूट पर इसके अल्फाबेट का बटन लगवाया होता है जिसको देखते हुए शू जियांग को थैंक्स के लिए मैसेज करता है तो कहता है कि क्या तुम अपने पिछले बॉस की भी इतनी केयर करती थी। जियांग को जब ये मैसेज मिलता है तो ये कहती है कि इससे पहले मेरा कभी कोई बॉस नहीं था। तो शू कहता है कि फिर मुझे तुम्हारा पहला बॉस बन के बहुत खुशी हुई। अब जियांग माशेसांग को देखते तो पूछने लगती है कि आप अभी तक काम कर रहे हैं। माशेसांग कहते हैं कि क्या तुमने डू वेन हुआ को कॉल की थी। जियांग कहती है कि मैंने उन्हें कॉल की थी लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि वो अब तेंग्यू के शूज मजीद नहीं बेचेंगे। माशेसांग कहते हैं कि 30 साल पहले डू फैमिली इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूटर थी। जियांग कहती है कि अगर ये लोग इतने अच्छे हैं तो इनको अभी भी इस इंडस्ट्री में टॉप डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए था। माशेसांग कहते हैं कि हम भी तो टॉप ब्रांड हुआ करते थे और कहते हैं कि तुम डू वेन हुआ को दोबारा कॉल कर लेना। ज़ोयिंग आज मैं सॉन्ग से पूछती है कि क्या आपको पता चला कि इसके पीछे कौन है। सॉन्ग कहती है कि आजकल खबरें सिर्फ 24 घंटे के लिए वायरल रहती हैं और लोग बहुत जल्दी इसके बारे में भूल जाते हैं। ज़ोयिंग कहती है लेकिन मैं नहीं भूल सकती। सॉन्ग कहती है कि मैंने इस पोस्ट और कमेंट्स को डिलीट करवा दिया है और वैसे भी अब तुम्हें नए प्लान पर फोकस करना चाहिए जो कंपनी ने तुम्हारे लिए बनाया है क्योंकि हम तुम्हें टॉप लेवल पर जल्द से जल्द प्रमोट करना चाहते हैं। ज़ोयिंग कहती है कि कंपनी इस मामले को ऐसे ही नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाएगी। सॉन्ग कहती है कि अगर तुम इस मसले से निकल नहीं पा रही हो तो मैं तुम्हें किसी और तरीके से कंपनसेट कर देती हूँ। ज़ोयिंग कहती है कि अब चूंकि कंपनी ने अपना जवाब दे दिया है तो अब मुझे पता है कि आगे मुझे क्या करना है। ये कहकर ज़ोयिंग यहाँ से चली जाती है। ज़ोयिंग ने इनके पास जाते हुए कहती है कि तुम इस तरह की हरकतों से टॉप पोजीशन बरकरार नहीं रख पाओगे। ये उसके ऊपर पाउडर फेंक कर कहती है कि अगली बार इस तरह का कुछ हुआ तो मैं ये काम लाइव स्ट्रीम के दौरान करूंगी। ये कहकर ज़ोयिंग यहाँ से चली जाती है और सॉन्ग ने भी ये सब कुछ देख लिया होता है। नैन को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और ये चिल्ला रहा होता है। आज जियांग एक पार्क में आती है तो यहाँ पर एक जुम्बा क्लास हो रही होती है और ये देखती है कि यहाँ पर सभी लोगों ने तेंग्यू के शूज पहने हुए हैं और यहाँ पर एक औरत जिसका नाम सोंगजिया होता है वेंडुआ के पास आके कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जियांग सब कुछ देख रही होती है, उसको पता चलता है कि ये कोई जुम्बा क्लास नहीं थी बल्कि यहाँ पर डांस प्रैक्टिस हो रही थी। वेंडुआ का ग्रुप साइड में आ गया होता है और दूसरा ग्रुप यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है। डू वेन हुआ एक औरत से कह रहा होता है कि तुम्हारी आज की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी तो ये कहने लगती है कि इसमें तुम्हारा कसूर है क्योंकि तुमने अपनी पसंद से हम सबके लिए ये शूज खरीदे हैं। हर पेयर की कॉस्ट 30 यॉन है तो फिर इनकी क्वालिटी कैसे अच्छी हो सकती है और एक ही हफ्ते में मेरे पाँव सूज गए हैं। जियांग बहुत गौर से ये सब कुछ देख रही होती है। वेंडुआ इस औरत के शूज देखकर कहने लगता है कि मसला साइज का है। ये एक बहुत पुराना ब्रांड है इसलिए इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और अब इस औरत को दूसरे शूज देते हुए कह रहा होता है कि मैंने सारी जिंदगी शूज बेचे हैं तो मैं देखकर ही बता सकता हूँ कि किसके पाँव का क्या साइज है। जियांग अब डू वेन हुआ के पीछे आती है। जियांग डू वेन हुआ से कहती है कि मैं तेंग्यू से हूँ और आप हमारे पुराने डिस्ट्रीब्यूटर है इसलिए गिफ्ट के तौर पर मैं आपके लिए कॉफी लाई हूँ। डू वेन हुआ इससे कॉफी ले लेता और कहने लगता है कि जो शूज मेरे पास हैं उनको बेचने के बाद मैं तेंग्यू के शूज दोबारा नहीं बेचूंगा। जियांग कहती है कि मैंने भी आपको देखा है, आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को बढ़ाने में हमारी बहुत मदद कर सकते हैं। मेरे डैड भी कहा करते थे कि आप शूज बेचने में बहुत अच्छे हैं। वेंडुआ पूछता है कि तुम्हारे डैड कौन है तो जियांग कहती है कि जियांग चिशंग। वेंडुआ कहता है कि तुम बिल्कुल अपने डैड की तरह हो, तुम ड्राफ्ट्स के बगैर ही कहानियां बनाना जानती हो। जियांग कहती है कि मैं सच कह रही हूँ। वेंडुआ कहता है कि मैंने और तुम्हारे डैड ने 10 साल पहले ही बात करना छोड़ दिया था। जियांग कहती है कि हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। मैं आपकी मदद करने के लिए अपना बेस्ट करूंगी। और अब जियांग वेंडुआ के स्पीकर्स लेकर जा रही होती है। जियांग इन स्पीकर्स को लेकर यंगजियान के पास आती है। वेंडुआ ने जियांग को इन स्पीकर्स को रिपेयर करने के लिए कहा होता है और इसके लिए एक लेमोजिन भी रेंट पर लेने के लिए कहा होता है। जियांग परेशान लग रही होती है तो यंगजियान कहते हैं कि क्या डू वेन हुआ इतना ही अच्छा है। जियांग कहती है कि अगर वो मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो गया तो मुझे इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे। जियांग डू वेन हुआ के स्पीकर को रिपेयर करवाने के लिए डिफरेंट शॉप्स पर लेकर आती है लेकिन कोई भी इन स्पीकर्स को ठीक करने के लिए तैयार ही नहीं होता। और अब जियांग इन स्पीकर्स को तेंग्यू लेकर आ रही होती है तो शू बाहर ही खड़ा होकर इसका इंतजार कर रहा होता है। जियांग शू से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो तो शू कहता है कि मैं यहाँ पर काम के लिए आया हूँ। जियांग कहती है कि मैं तो भूल गई थी कि अब ये जगह तुम्हारी है। शू इसके स्पीकर्स को देखकर कहने लगता है कि क्या आजकल तुम फ्री हो जो तुम्हारे पास म्यूजिक सुनने के लिए वक्त है। जियांग कहती है कि ये वर्किंग और नहीं है तो शू इससे कहने लगता है कि तुम्हारे पास अपना वादा पूरा करने के लिए भी 24 दिन बाकी हैं। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम हर मिनट के लिए शुक्रगुजार होगी जो तुमने मेहनत से कमाया है। जियांग कहती है कि मैं सब जानती हूँ, बस तुम इंतजार करो। ये कहकर जियांग जाने लगती है तो शू इसके स्पीकर्स को बहुत गौर से देख रहा होता है और कहने लगता है कि ये स्पीकर्स तो हांगकांग में बनाए गए हैं। जियांग अब शू की कार के पास आती है और उसे कहती है कि क्या तुम कुछ वक्त के लिए मुझे अपनी कार दे
सकते हो। अब जियांग डुवेनहुआ को कॉल करके कहती है कि मैंने कार बोरो कर ली है और लाउड स्पीकर भी जल्द ही फिक्स हो जाएंगे। ये सुनकर डुवेनहुआ बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ शू अपने दोस्त की मदद से इन स्पीकर्स को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। अगली सुबह शू की आंट उसके घर पर आती है और स्पीकर को यूँ खुला हुआ देख कर कहने लगती है कि तुम्हें आज भी बचपन की तरह होम अप्लायंसेस को फिक्स करना अच्छा लगता है। शू कहता है कि ऐसी ही कुछ बात है। शू की आंट इसको कहती है कि क्या तुम इन कपड़ों को ट्राई करना चाहोगे जो मैं तुम्हारे लिए खरीद कर आई हूँ। तो शू कहता है कि आप इनको ऊपर हैंग कर दें, मैं बाद में ट्राई कर लूंगा। आंट जब इसके कपड़े हैंग करने के लिए ऊपर जाती है तो ये जियांग का दिया हुआ कोट बहुत गौर से देखने लगती है। आंट अब इस सूट को लेकर शू के पास आती है और इसके कस्टमाइज्ड बटन को देख कर कह रही होती है कि क्या तुम्हारी कोई नई गर्लफ्रेंड है। शू कहता है कि ये सिर्फ आपकी सोच है। आंट इस सूट को देख कर कह रही होती है कि मुझे तो लगता है कि वो लड़की बहुत ही अच्छी है, वो तुम्हारी इतनी केयर करती है कि उसको तुम्हारे सूट के एग्जैक्ट साइज का भी पता है। इसके बाद शू अपनी आंट से कहता है कि आप गाड़ी पर आई है ना, तो आप मुझे बाद में एक जगह पर छोड़ सकती हैं। तो आंट कहती है कि तुम्हारी कार कहाँ पर है। शू कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी कार तक आप मुझे लेकर जाएं। अब शू पार्क में अपनी कार देखने के लिए आ जाता है तो इस कार को लाइट से डेकोरेट किया होता है। शू ये सब देखकर बहुत हैरान हो रहा होता है और शू की कार में जियांग ने डुवेनहुआ के लिए स्पीकर्स फिट किए होते हैं। शू को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर हो क्या रहा है। फिर यहाँ पर जियांग को डांस करते हुए देखता है। अब डुवेनहुआ इसी औरत को अपनी कार और स्पीकर्स दिखाकर शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा होता है। ये बहुत ही कुछ दिखाई दे रहा होता है कि जियांग के पास आता है कि तुमने अपना वादा पूरा किया है, इसीलिए शूज को बेचने के बारे में हम फैक्ट्री जाकर डिस्कस करेंगे। अब जियांग भी बहुत खुश हो जाती है और शू जियांग को देखकर सारे मामले को समझने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन आज शू को जियांग को देखकर काफी अच्छा लग रहा होता है। अब जैसे ही जियांग शू को देखती है तो इसके पास चली जाती है। ये दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। अब ये दोनों वॉक कर रहे होते हैं तो शू इसको कहने लगता है कि तुमने मेरे से मेरी कार बोरो की और मुझसे ही ये स्पीकर ठीक करने का कहा सिर्फ इसलिए ताकि ये लेडीज यहाँ पर डांस कर सके, क्या ये तुम्हारा काम है? जियांग कहती कि हाँ, और तुम्हें इसका फैक्टर नजर आ ही रहा होगा। शू कहते हैं कि इन लेडीज को अपने शूज बेचने का आइडिया तुम्हारा अच्छा है। जियांग इसको बताने लगती है कि हर डांसिंग ग्रुप में 20 मेंबर्स तो हैं और इन 20 मेंबर्स के आगे फैमिली और फ्रेंड्स भी हैं जिनको मैं बहुत आसानी से शूज बेच सकती हूँ। शू इसके आइडिया के लिए तालियां बजाने लगता है और इससे पूछता है कि क्या तुमने भी इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लिया है? तो जियांग कहती है कि अभी तो नहीं किया लेकिन बहुत जल्द कर लूंगी और कहने लगती है कि इस दफा मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और जब मैं पैसे कमा लूंगी तो फिर मैं तुम्हें डिनर के लिए लेकर जाऊंगी। तो शू कहने लगता है कि मुझे इस डिनर के लिए बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। तो जियांग कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है? तो शू कहता है कि क्या तुम्हें यकीन है कि डुवेनहुआ ने तुमसे जो कुछ कहा है वो वैसा ही करेगा? जियांग कहती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी। ये कहकर ये आगे जाने लगती है लेकिन शू उसकी जैकेट को पकड़कर इसको पीछे खींच लेता है। शू उसको कहता है कि तुमने मुझसे मेरी गाड़ी बोरो की है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इन लेडीज को अकेले डांस करता हुआ देखूंगा? जियांग कहती है कि तुम क्या सोचते हो इस बारे में? शू जियांग को हुड का कैप पहनाते हुए कहता है कि हम मिलकर इनको डांस करता हुआ देखेंगे। ये कहकर शू यहाँ से चला जाता है। अब फैक्ट्री में वर्कर्स और जियांग डुवेनहुआ का वेट कर रहे होते हैं कि इतने में यहाँ पर डुवेनहुआ आ जाता है। जियांग को डुवेनहुआ को देखकर बहुत खुशी होती है। अगले दिन जियांग येंगजियान के पास आती है और उसको कहती है कि डुवेनहुआ ने मुझसे वादा किया है कि वो शूज को बेचने में मेरी मदद करेगा, लेकिन वो इस काम के 200,000 यॉन मांग रहा है। येंगजियान से कहता है कि तुम कोई भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना। तो जियांग कहने लगती है कि मैंने नहीं सोचा था कि सिर्फ इन 20,000 शूज को बेचने के लिए मैं सो नहीं पाऊंगी। येंगजियान कहते हैं कि शुरुआत हमेशा ही बहुत मुश्किल होती है। येंगजियान इसे कहता है कि मेरा स्टोर तुम्हारे शूज बेचने में मदद कर सकता है, मैं तुम्हारे शूज को अपने स्टोर के होम पेज पर लगा दूंगा। जियांग कहने लगती है लेकिन मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए पैसे नहीं हैं। येंगजियान कहता है कि पैसों के बारे में हम तब बात करेंगे जब तुम्हारे पास पैसे होंगे। जियांग येंगजियान को थैंक्स कहती है। अब येंगजियान अपने स्टोर के पार्टनर से इस बारे में बात कर रहा होता है तो ये सब भी जियांग की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जियांग अपने शूज की ब्रांडिंग करवाने के लिए फोटोशूट करवा रही होती है और अब फाइनली ऑर्डर मिलने के बाद फैक्ट्री में काम स्टार्ट हो गया होता है। अब जियांग फैक्ट्री के अंदर आता है तो सभी वर्कर्स कहने लगते हैं कि जियांग ने अभी तक हमारी सैलरी नहीं दी हमें। जियांग कहने लगता है कि जब हमें ऑर्डर मिलेंगे उनको हम कंप्लीट करेंगे तभी हम पैसे कमा सकेंगे, वरना फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तो ये सब कहने लगते हैं लेकिन हम तो अभी भी तेंगियों के वर्कर हैं, तुम लोगों को हमें सैलरी तो देनी होगी। जियान उनको समझाने की कोशिश करता है लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रही होती तो जियोन यहाँ से चला जाता है, जबकि मास्टर सांग इन सबको ऐसे देखकर बहुत परेशान होते हैं। आज शू सॉन्ग से मिलने के लिए आया होता है और सॉन्ग शू को बताती है कि जोयंग अभी भी लीव पर है और कह रही होती है कि सिर्फ तुम ही उसको वापस आने पर मना सकते हो। तो शू कहने लगता है कि वो तुम्हारी कंपनी के साथ सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि तुम लोगों ने ये मसला उसकी मर्जी के मुताबिक हल नहीं किया। सॉन्ग कहती कि मैंने तुम्हारे मुताबिक ही इस मसले को हल करने की कोशिश की है। जो कहते कि मैंने तुम्हें मसला हल करने के लिए कहा था, ना कि चीजों को और खराब करने के लिए। सॉन्ग कहने लगती है कि
जाओयंग बहुत जिद्दी है, वो नैन जैसे बिल्कुल भी नहीं है। शो कहता है कि तुम्हें ये बिजनेस स्टार्ट किए हुए 3 से 4 साल हो गए हैं, लेकिन जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम उसको अवॉइड करती हो। इसी वजह से तुम अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पा रही हो। और जाते हुए इसे कहता है कि तुम मुझे जाओयंग का एड्रेस सेंड कर दो। अब जियांग शूज नहीं बेच पा रही होती तो यंग जियान इससे पूछने लगता है कि शू आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, तुम कौन सा उसको फैक्ट्री का रेंट नहीं दोगी। जियांग कहती है कि वो एक चालाक इन्वेस्टर है, वो मुझे टेस्ट कर रहा है। वो चाहता है कि मैं उसको ये साबित करके दिखाऊं कि मेरे अंदर तेंग्यू को चलाने की सलाहियत है। अब यहाँ पर यंग जियान का पार्टनर जियो आकर बैठता है तो जियांग को इसको देखकर एक आइडिया आता है। ये कहने लगती है कि 20,000 शूज के पेयर किसी को दे देना शूज को बेचने से ज्यादा आसान है। यंग जियान कहते हैं कि क्या तुम पागल हो, तुम पैसे नहीं कमाना चाहती। जियांग कहती है कि क्या पता मुझे ऐसा करके फायदा हो जाए। यंग जियान और इसके पार्टनर के वेयर हाउस में 12,000 सॉक्स के पेयर पड़े होते हैं जो काफी अरसे से नहीं बिक रहे होते। जियांग कहती है कि हम एक सॉक्स जिसकी प्राइस 58 यॉन है उसको बेचेंगे और साथ में ये ऑफर होगी उनको तेंग्यू के शूज फ्री में मिलेंगे। जियांग इनसे पूछती है कि क्या ये प्रमोशन तुम लोगों को अट्रैक्टिव नहीं लगती। तो जियो कहने लगता है कि अगर मुझे कोई ऐसी ऑफर मिले तो मैं फौरन ही उसको बाय कर लूं। और इस तरह से जियांग इनके भी सॉक्स के पेयर्स बेच देगी और ये खुद भी थोड़े से पैसे कमा लेगी। ये आइडिया जियो को तो काफी पसंद आता है और यंग जियान भी इस पर मान जाता है। अब शू जाओयंग के घर पर आता है और इसे कहता है कि कल तुम स्टूडियो जाकर सेकंड स्टेज के लिए वीडियो शूट करोगी। तो जाओयंग कहती है कि मैं अभी भी लीव पर हूँ। शू कहने लगता है कि टीटी मीडिया नैन को पनिश नहीं करेगा क्योंकि वो इस वक्त टीटी मीडिया का नंबर 1 होस्ट है। और जहाँ तक बात रही तुम्हारी, अगर तुमने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया तो तुम अपने फाइनेंशियल मसलों को हल नहीं कर पाओगी और इसके साथ साथ तुम्हें टीटी मीडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का फाइन भी देना होगा। ये सुनकर जाओयंग जाने लगती तो शू कहता है कि जिस दिन मैंने तुम्हें पहले देखा था मैंने तुमसे ये बात कही थी कि जब तुम्हारे पास बहुत सारे लोगों की सपोर्ट होगी तब तुम्हें कोई भी बुली करने की कोशिश नहीं करेगा। जाओयंग इसकी ये बात सुनते ही कहती है कि मैं कल कंपनी आ जाऊंगी। अब जियांग यंग जियान के रेस्टोरेंट से निकलती है तो जियांग इन दोनों को देखती है और इन्होंने भी जियांग को देख लिया होता है। अब जाओयंग जियांग के पास आती है। जाओयंग कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि हमारी जिंदगियों में इतना बड़ा चेंज आ जाएगा। जियांग जाओयंग से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपने डिजाइनर के प्रोफेशन को छोड़ना चाहिए, ये एक अच्छा फैसला नहीं है। जाओयंग कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तेंग्यू खरीदना एक अच्छा फैसला है। ये कहकर ये यहाँ से चली जाती है। अब जब जियांग शो के पास आती है तो ये कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन रह गए हैं। जियांग कहती है कि मुझे भी काउंटिंग करनी आती है। शो कहता है कि मैं तो तुम्हें सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि तुम्हें अपना वक्त बेकार चीजों पर जाया नहीं करना चाहिए। जियांग कहती है कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है। तो शो कहता है कि लाउड स्पीकर तो ठीक हो गया है लेकिन डाओ वैन हुआ ने तुम्हारी मदद नहीं की। क्या तुमने कभी सोचा है कि उसने तुम्हारी मदद करने के लिए ये शर्त क्यों रखी। ये भी हो सकता है कि तुम जो से काम करवाना चाहती हो वो नहीं कर सकता और ये भी हो सकता है कि तुमने शुरुआत से ही गलत रास्ता चुन लिया है। शो की बातें सुनकर जियांग सोच में पड़ जाती है। फिर ये यंग जियान के पास आती है और कहने लगती है कि क्या तुम किसी के बारे में जानकारी निकलवाने में मेरी मदद कर सकते हो। और अब जियांग को जानकारी मिल जाती है कि डू वैन हुआ पार्क में जिस औरत से लड़ा होता है असल में वो उसकी एक्स वाइफ थी। आज जियांग मिस सोंग जिया से मिलने के लिए आती है। मिस सोंग जिया जियांग को जानती होती है क्योंकि ये बचपन में अपने डैड के साथ यहाँ पर आया करती थी। मिस सोंग जिया कहने लगती है कि जब मैं डू वैन हुआ के साथ थी तो मैंने ज्यादा पैसे नहीं बचाए लेकिन मेरे काफी कनेक्शंस बन गए हैं और मेरी एक कॉल पर सुपरमार्केट्स और कम्युनिटीज में जो डीलर्स हैं वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मिस सोंग जिया कहती है कि तुम्हारी मॉम ने मेरा बहुत ख्याल रखा है इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारी मॉम बहुत खुश होंगी जब वो तेंग्यू को दोबारा से टॉप पर जाता देखेंगी। और अब मिस सोंग जिया की मदद से सुपरमार्केट्स में तेंग्यू के शूज डिस्प्ले हो गए होते हैं उसी ऑफर के साथ। इस ऑफर के कारण बहुत सारे लोग ये शूज खरीद लेते हैं। अब जियांग के पास 2 दिन रह गए होते हैं और इन्होंने अभी तक 17,000 शूज के पेयर बेच दिए होते हैं। लेकिन जियांग अब इस बात को लेकर परेशान होती है कि ये 2 दिन में 2,000 शूज के पेयर कैसे बेचेगी। जियांग 2,000 शूज को बेचने का कोई तरीका सोच रही होती है और दूसरी तरफ गोंग ली शू को बताता है कि जियांग को अभी भी 2,000 शूज और बेचने हैं। शू ये सुनकर इम्प्रेस होता है कि जियांग ने काफी अच्छा काम किया है। तो गोंग ली कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो ये 2,000 शूज बेच पाएगी वो भी 2 दिन में। शू कहते हैं कि जरूरी तो नहीं है। तो गोंग ली कहते हैं कि शर्त लगाते हैं अगर जियांग जीत गई तो मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊंगा। शू इसकी बात पर मुस्कुरा रहा होता है। जाओयंग घर पर आकर अपनी मॉम से कह रही होती है कि आखिर मैं कब इस चीज से फ्री होंगी। आज लिली की मॉम मुझसे पैसे मांगने के लिए आई थी। जाओयंग की मॉम कहने लगती है कि आखिर मैं तुम्हें पैसों के बगैर कैसे पाल सकती थी और तुम अपनी मॉम से किस तरह से बात कर रही हो। इतने में यहाँ पर यंग जियान आ जाता है। यंग जियान के पास जाओयंग की मॉम चली जाती है तो ये कहता है कि आपने स्टॉक्स खरीद लिए हैं। तो इसकी मॉम कहती है कि हाँ। यंग जियान कहता है कि मैं आपके पैसे दे देता हूँ। जाओयंग गुस्से में कहती है कि तुम ये पैसे नहीं दोगे और अगर तुमने पैसे देने की कोशिश की तो फिर दोबारा मेरे सामने कभी मत आना। जाओयंग की मॉम इसे कहने लगती है कि तुम मुझसे तो रूडली बात कर सकती लेकिन तुम यंग जियान से इतना रूडली क्यों बात कर रही हो। जाओयंग अपनी मॉम से कहती है कि ये आपका बेटा नहीं है और ना ही आप इसकी मॉम है। ये बात सुनकर यंग जियान बहुत हर्ट होता है और जाओयंग यहाँ से चली जाती है।
आज गोंगली और शू जा रहे होते हैं किन से मिलने के लिए। जियांग यहाँ पे आती है, शू से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जियांग कहती है कि मैं भी बाओशिंग का रोड ट्रिप इवेंट अटेंड करने के लिए आई हूँ। शू कहता है कि इस इवेंट में सिर्फ बाओशिंग के मेंबर्स ही आ सकते हैं। तो जियांग कहती है कि जब मैं तेंग्यो को रेंट पर ले लूंगी तो मैं भी बाओशिंग की मेंबर बन जाऊंगी। जियांग की इस बात पर शू और गोंगली हंसते हैं। शू जियांग से पूछता है कि क्या तुम अब शूज नहीं बेच रही। तो जियांग कहती है कि मैं जानती कि मेरे पास अभी भी 11 घंटे हैं, इसीलिए अब से मैं हर पल को एंजॉय करूंगी। अब शू गाड़ी में बैठने का कहता है तो गोंगली गाड़ी में बैठने के लिए जा रहा होता है। तो शू कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं कहा बल्कि जियांग को गाड़ी में बैठने के लिए कहा है। जियांग गोंगली को अपनी कार की चाबियां देकर खुद शू के साथ चली जाती है। अब जियांग यहाँ पर आ गई होती है, शू के साथ वॉक कर रही होती है। सभी इन्वेस्टर सी साइड पर आकर कचरा उठा रहे होते हैं, जिसके बारे में जियांग शू से सवाल कर रही होती है। शू कहता है कि मीडिया को पॉजिटिव इम्पैक्ट देने के लिए आज का हमारा थीम एनवायरनमेंट को बचाना है। शू से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारे यहाँ पर आने का मकसद क्या है। तो जियांग कहती है कि कोई भी मकसद नहीं है, मुझे तो बस तुम्हारी याद आ रही थी। अब जियांग को खांसी आने लगती है तो ये शू से कहती है कि मैं अपने लिए पानी लेकर आती हूँ। अब यहाँ पर गोंगली पहुँच चुका होता है। जियांग अब इस कार से एक बॉक्स निकालती है और उसको लेके जाने लगती है। तो गोंगली कहता है कि इसको वहाँ तक ले जाने में मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। जियांग यहाँ पर सॉन्ग के लिए कस्टमाइज्ड शूज लेकर आई होती है। इतने में यहाँ पर शू आ जाता है और ये कहती है कि मैं तुम्हारे लिए भी कस्टमाइज्ड शूज लेकर आई हूँ और उसके करीब जाकर कहती है कि मेरी मदद कर दो। शू कहता है कि आखिर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। जियांग कहती है कि अगर तेंग्यो का लैंड 1 साल के लिए खाली रहेगा तो तुम्हें 1 मिलियन यॉन का नुकसान हो जाएगा। जियांग अब सबकी तवज्जो अपनी तरफ करती है और कहने लगती है कि तेंग्यो आप सब लोगों को शूज इसलिए गिफ्ट कर रहा है क्योंकि मैं उससे शू का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो उन्होंने तेंग्यो को फेवर दी है। मैं तेंग्यो की लिमिटेड एडिशन शूज लाई हूँ बाओशिंग की तमाम कंपनीज के लिए। तो आप में से किसको अपनी कंपनी के लिए कस्टमाइज्ड शूज चाहिए। और यहाँ पर जो कंपनीज अपना नाम बोलती जा रही होती हैं, जियांग को उनके एम्प्लॉयज की तादाद भी पता होती है। इसकी इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पर सभी इससे काफी इम्प्रेस हो रहे होते हैं और इस तरह जियांग अपने मकसद में कामयाब हो गई होती है। अब गोंगली और शू वापस जा रहे होते हैं तो जियांग इसके पीछे आती है और उसे कहती है कि ये तुम्हारे शूज हैं। जियांग शू से कहती है कि बाओशिंग की मदद से मैं अपना ऑर्डर कंप्लीट कर पाई हूँ, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए मैं तुम्हें डिनर पर लेकर जाना चाहती हूँ। शू कहता है इसकी जरूरत नहीं है। जियांग फैक्ट्री के रेंट के बारे में इससे बात करने लगती है तो शू कहता है कि कल मेरी कॉल का इंतजार करो। ये कहकर शू यहाँ से चला जाता है। अब गोंगली और शू जब वापस जा रहे होते तो गोंगली इसके लिए गाना गाने लगता है। शू कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो गोंगली कहता है कि मैं तुमसे शर्त हार गया हूँ इसलिए तुम्हारे लिए गाना गा रहा हूँ क्योंकि जियांग ने अपना ऑर्डर कंप्लीट कर लिया है। इसकी सिंगिंग इतनी खराब होती है कि शू कहता है कि शर्त तुम हारे हो लेकिन सजा मुझे मिल रही है। अगली सुबह शू जियांग को कॉल करके अपने पास बुलाता है। शू यहाँ पर स्विमिंग कर रहा होता है। ये जियांग के पास आकर कहने लगता है कि अभी 10 तो नहीं बजे। तो जियांग कहती है कि तुम्हें क्या लगा था मैं लेट हो जाऊंगी इसलिए तुम स्विमिंग करने आ गए। शू कहते कि फिक्र नहीं करो, 10 बजे मैं तुम्हारे साथ एक प्रॉपर मीटिंग करूंगा। ये कहकर शू यहाँ से चला जाता है। अब शू कपड़े बदल कर जियांग से मिलने के लिए आ गया होता है। जियांग इसको अपना बिजनेस प्लान दिखाती है जिसको देखने के बाद शू कहता है कि ये काफी नहीं है। जियांग इससे कहती है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। शू इससे कहता है कि मैं 2 साल का 3 मिलियन यॉन रेंट छोड़ सकता हूँ अगर तुम बदले में मुझे तेंग्यो के 70% शेयर्स दे दो। ऐसा करके तुम भी अपनी जगह पर रह सकती हो और अपना बिजनेस आराम से चला सकती हो। जियांग कहती है कि इसके बाद क्या होगा। तो शू कहता है कि उसके बाद तुम्हें रेंट देना पड़ेगा। जियांग कहती है कि तुम लोगों के साथ खेलने में बहुत ही अच्छे हो। शू कहता है कि तुम इस ऑफर को रिजेक्ट भी कर सकती हो लेकिन अगर मुझे मेरे सवाल का आज रात तक जवाब नहीं मिला तो फिर हम तेंग्यो के बारे में मजीद बात नहीं करेंगे। मेरा वक्त बहुत कीमती है, मैं अपने वक्त को गैर जरूरी गुफ्तगू पर जाया नहीं कर सकता। जियांग को ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आ जाता है। पानी का ग्लास लेकर खड़ी होती है तो शू पीछे हो जाता है, पूछने लगता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो। लेकिन जियांग गुस्से में पानी पीकर यहाँ से चली जाती है। जब जियांग यहाँ से वापस जा रही होती है तो जाओयंग सॉन्ग के साथ अंदर आ रही होती है। जियांग इसको देखकर जाने लगती है तो जाओयंग कहती है कि तुम्हें कुछ भी करने से पहले हकीकत का सामना करना होगा। जियांग कहती है कि मैं हकीकत का सामना करूं या ना करूं लेकिन कम से कम मैं वो काम कर रही हूँ जो मुझे पसंद है। क्या तुम्हें वो सब पसंद है जो तुम अब कर रही हो। ये कहकर जियांग यहाँ से चली जाती है। अब जियांग जब फैक्ट्री वापस आती है तो इसको अपने डैड की बात याद आ रही होती है कि इसकी मॉम को इन दोनों के बाद तेंग्यू की सबसे ज्यादा परवाह थी क्योंकि तेंग्यू पिछली 3 जनरेशन से चल रही है। अब जियांग ये सोच रही होती है कि शू एक इन्वेस्टर है और अगर शेयर्स का कंट्रोल शू के पास चला गया तो वो कंपनी से किसी को भी निकाल सकता है। और जियांग को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये क्या करे। अब रात में जियांग बाओशिंग आ गई होती है लेकिन ये दरवाजे पर ही खड़ी हो जाती है और कुछ सोचने लगती है जबकि दूसरी तरफ शू इसका इंतजार कर रहा होता है। और अब जियांग शू से मिलने के लिए आ जाती है। जियांग शू से कहती है कि मैं 3 मिलियन यॉन के बदले में 45% शेयर्स दूंगी। शू कहता है कि तुमने 5 मिलियन यॉन में तेंग्यो के शेयर्स खरीदे हैं और अब तुम चाहती हो कि मैं 3 मिलियन यॉन से सिर्फ
तेंग्यू की 45% शेयर खरीदूं? जियांग कहती है कि मैं तुम्हें 49% शेयर्स दे सकती हूँ। तो शू कहता है कि ये नामुमकिन है। जियांग कहती है कि तुम क्या चाहते हो? शू कहता है कि 51% शेयर्स मेरे होंगे, 49 तुम्हारे। जियांग इसके लिए मान जाती है और इसके बाद फौरन यहाँ से चली जाती है। अगले दिन जियांग फैक्ट्री के सभी वर्कर्स की पिक्चर्स ले रही होती है। जब इन सबकी पिक्चर्स ले ली जाती हैं तो जियांग सबसे कहती है, अब आप सबकी ये नई पिक्चर्स कंपनी की फाइल्स में इस्तेमाल होंगी। माशेजांग पूछते हैं कि क्या हम दोबारा से काम शुरू करने वाले हैं? तो जियांग इन सबको बताती है कि कल मैंने बाओशिंग इन्वेस्टमेंट के मिस्टर शू के साथ लीज कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और जहाँ तक बात रही ऑर्डर्स की तो मैं उनको भी जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगी। ये सुनते ही सभी वर्कर्स बहुत खुश हो जाते हैं। जियांग कहती है कि मेरे पास एक और भी गुड न्यूज है आपको देने के लिए, वो ये है कि बाओशिंग अब तेंग्यू का एक बहुत अहम शेयर होल्डर बन गया है, इसलिए अब हम मिलकर काम करेंगे। आज टाओ शू से मिलने के लिए आया होता है, इससे कह रहा होता है कि आखिर तुम तेंग्यू जैसी कंपनी से प्रॉफिट कैसे कमाओगे? तुम्हारे जैसा इन्वेस्टर इस तरह की गलती कैसे कर सकता है? शू कहता है कि इन्वेस्टर का काम लोगों में इन्वेस्ट करना होता है जिनके पास वैल्यूज हों, क्योंकि हर चीज दोबारा बनाई जा सकती है लेकिन हम लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कहने लगता है कि मिस जियांग जिसने पैसे को ऐसे ही खर्च किया जैसे वो फ्री में आता है, वो हमें पैसे बना कर देगी। जियांग जियोन के साथ फैक्ट्री के वर्कर्स के लिए काम असाइन कर रही होती है। शू टाओ से कहता है कि सिर्फ 1 महीने के अंदर जियांग ने 20,000 शूज बेच दिए हैं। पिछले 10 सालों में मैंने तेंग्यू में इतना अच्छा टैलेंट नहीं देखा और वैसे भी फैक्ट्री को रेंट पर देने से हम इतना मुनाफा नहीं कमा सकते हैं। जियांग के पास अब तेंग्यू के लिए कोई भी डिजाइनर नहीं होती, क्योंकि पहले तो तेंग्यू के लिए फ्री यूनिकॉर्न ग्रुप ही डिजाइन भेजता था। जियांग कहती है कि हम तेंग्यू का अपना स्टाइल बनाएंगे, इसीलिए मैं तेंग्यू के लिए किसी डिजाइनर को हायर करती हूँ। अब जियांग को तेंग्यू के लिए सीएफओ भी चाहिए होती है। सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को कहते हैं और ये काम युशन किया करती थी। जियांग कहता है कि अगर तुम इस काम के लिए युशन को हायर करना चाह रही हो तो मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन है, क्योंकि जब वो तुम्हारे डैड के लिए काम करती थी तो उसकी सैलरी बहुत ज्यादा थी, तुम उसको कम से कम प्राइस पर भी हायर करना अफोर्ड नहीं कर सकती। जियांग कहती है कि वो हमारी अपनी मर्जी से भी तो मदद कर सकती है। तो जियांग कहता है कि दिन में सपने देखना छोड़ दो। यंग जियांग जाओयंग के घर पर होता है तो ये जाओयंग की मॉम को बताता है कि उसने कनाडा के इमिग्रेशन के लिए एप्लीकेशन दे दी है। वो वहाँ पर एक स्कूल में पढ़ने के लिए जा रही है और सारे एक्सपेंसेस उसके बॉस उठाएगा। ये सुनकर जाओयंग की मॉम कहती है कि वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है, मुझे उससे बात करनी होगी भी जाकर। तो यंग जियांग कहता है कि अगर आपने ऐसा किया तो बात और बढ़ जाएगी। और अब बेल होती है। जाओयंग की मॉम देखने के लिए जाती है तो दरवाजे पर एक लॉयर आया होता है। ये वकील बताता है कि अगर आपने मिस वांग हुआ के पैसे 1 हफ्ते में वापस नहीं किए तो वो फिर आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगी। यंग जियांग पूछने लगता है कि अगर ये मुकदमा कोर्ट में चला तो क्या होगा? तो लॉयर बताता है कि आपको तब भी पैसे देने पड़ेंगे और इसके साथ साथ कुछ इजाफी पैसे भी होंगे, तो इसलिए बेहतर यही है कि आप ये मसला कोर्ट के बाहर ही हल कर ले। यंग जियांग जाओयंग की मॉम से कहता है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि अगर जाओयंग को इसके बारे में पता चला तो वो अपने इमिग्रेशन के प्रोसेस को तेज कर देगी और इसके बाद फिर आप अकेली रह जाएंगी। और यंग जियांग मिस वांग हुआ को इनके पैसे ट्रांसफर कर देता है और सबूत के तौर पर लॉयर चैन इनकी वीडियो भी बना लेता है। वांग हुआ के यहाँ से जाने के बाद यंग जियांग लॉयर चैन का शुक्रिया अदा करता है। ये सब कुछ यंग जियांग ने करवाया होता है ताकि ये इस मसले को खुद जल्द से जल्द हल कर सके। घर पर आने के बाद यंग जियांग कहते हैं कि आपके लिए पैसे देना मेरा फर्ज नहीं है, ये तो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, इसीलिए आप इसके बारे में सोचिएगा। ये सब कुछ भी यंग जियांग जानबूझकर कह रहा होता है ताकि जाओयंग की मॉम फिर से ऐसी गलती ना करें। अब जियांग ने यंग जियांग को तेंग्यू बुलाया होता है। जियांग इसको पैसे देती है उन सब चीजों के लिए जो इन्होंने तेंग्यू के लिए की होती हैं। यंग जियांग कहता है कि तुम्हें मुझे इतनी जल्दी पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भी पैसे नहीं चाहिए। जियांग कहती है कि तुम तेंग्यू के अब से प्रॉक्सी ऑपरेशन मैनेजर हो। जियांग कहने लगती है कि मैं तेंग्यू को वापस से खड़ा करना चाहती हूँ। हम लोगों ने साथ में इतना अच्छा काम किया है, इसलिए फ्यूचर में भी हम साथ में काम करते रहेंगे। यंग जियांग कहता है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त दो। अब जियांग माशेजांग और जियोन से बात कर रही होती है और इसको ये पता चलता है कि अब दोबारा स्टोर्स पर इनके शूज कोई भी नहीं रख रहा है और ना ही यंग जियान अभी इनके लिए ऑनलाइन स्टोर खोल रहा है। जियांग कहती है कि मसला ये है कि तेंग्यू का डिजाइन बहुत ही पुराना है, इसलिए अब तेंग्यू को सबसे ज्यादा जरूरत एक डिजाइनर की होती है। अगले दिन शू जियांग से मिलने के लिए तेंग्यू आता है और ये देखता है कि वर्कर्स यहाँ पर बैठकर कार्ड्स खेल रहे हैं। शू अब जैसे अंदर जाने लगा होता है तो सामने जियांग का डॉग बैठा होता है, जिसको देखकर शू डर रहा होता है। इतने में यहाँ पर जियांग आ जाती है जो अपने डॉग को अपने पास बुला लेती है।
लेकिन जियांग का डॉग के पास नहीं आ रहा होता तो ये जियान से कहती है कि आप इसको साइड में ले जाएं और कहने लगती है कि बॉस अब आप अंदर आ सकते हैं। अब शू अंदर आ जाता है तो जियांग इसको पानी देते हुए कहती है कि तुम इतने स्ट्रांग हो और तुम्हें एक छोटे से डॉग से डर लगता है। शू कहते हैं कि पहली बात तो वो छोटा नहीं है और उसको देखने के बाद भला कौन उससे नहीं डरेगा। और अब शू इस बोर्ड की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि तेंग्यू की आधी से ज्यादा अहम पोजीशन अभी खाली है। मुझे तो लगा था कि 20,000 शूज बेचने के बाद तेंग्यू मुझे और ज्यादा सरप्राइज कर देगा, लेकिन ये देखकर तो लग रहा है कि सरप्राइज यहीं पर खत्म हो गया है। जियांग कहती कि सरप्राइज को तैयार होने में थोड़ा वक्त लगता है और अभी तो सिर्फ एक हफ्ता ही गुजरा है। शू कहने लगता है कि एक हफ्ता काफी वक्त होता है, प्रोडक्शन लाइन खाली पड़ी है और तुम्हारे वर्कर्स बाहर बैठकर कार्ड्स खेल रहे हैं। तेंग्यू में भी मैनेजमेंट प्रॉब्लम चल रही है। तो जियांग कहने लगती है कि मैं इनको एक एक करके हल करने की कोशिश कर रही हूँ। शू कहता है कि अगर तुम ऐसा कर भी रही हो तो फिर तुम बहुत स्लो हो। जियांग कहती है कि बिजनेस करना इन्वेस्टमेंट करने से बहुत मुख्तलिफ है, इसीलिए प्रोसेस में टाइम लगता है। तुम हम काम करने वालों को सांस लेने का भी तो मौका दो। तो शू कहता है कि अगर मैं तुम्हें मौका नहीं दिया होता तो तुम आज यहाँ पर नहीं बैठी होती। जियांग कहती है कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था वैसे भी यहाँ पर। ये बात सुनकर शू को अच्छा नहीं लगता और ये यहाँ से चला जाता है। और जब शू यहाँ से जा रहा होता है तो जियांग इसको देखने के लिए आती है। अगले दिन जब शू ऑफिस आता है तो ये गोंगली से कहता है कि तेंग्यू को चलाने के लिए डिफरेंट मैनेजमेंट टीम्स को यहाँ पर मीटिंग के लिए बुलाओ। गोंगली कहते हैं कि क्या आप मिस जियांग को फायर कर रहे हैं। शू कहता है कि मेरा हमेशा से ही गोल ये रहा है कि मैंने तेंग्यू को वापस उसकी जगह पर लाना है। गोंगली कहता है कि तुम्हें जियांग के सेल्स रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। शू कहता है कि मुझे जल्द से जल्द और बेस्ट रिजल्ट चाहिए। गोंगली कहते हैं कि तुमने तेंग्यू में इन्वेस्टमेंट बहुत ही इमोशनली होकर की है। शू गुस्से में गोंगली से कहता है कि अगर एक इन्वेस्टर किसी प्रोजेक्ट में इमोशनली इन्वेस्टमेंट करे तो उसको इन्वेस्टर नहीं समझा जाता। गोंगली कहता है कि मुझे समझ आ गई है और मैं इस सब को हैंडल करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जायोंग मौजूद होती है। शू जायोंग को देखकर कांग्रेचुलेशंस कह रहा होता है कि इसकी रिसेंट वीडियोस पर बहुत अच्छा रिएक्शन आया है। जायोंग कहती है कि क्या आप किसी इंसान की वैल्यू को मुनाफे की बेस पर जज करते हैं। तो शू कहता है कि किसी इंसान को जज करने के लिए हमें मेयार की जरूरत होती है। जायोंग कहती है कि ये स्टैंडर्ड फिर बहुत जालिमाना है। शू इसकी ये बात सुनकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जायोंग जब घर पहुँचती है तो इसकी मॉम बाहर इसका वेट कर रही होती है। जायोंग अपनी मॉम को यूँ देखकर कहने लगती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो इसकी मॉम कहने लगती है कि मैं तुम्हें खास तौर पर यहाँ पर लेने के लिए आई हूँ और जायोंग को बताती है कि मैंने अपने कर्जे को सेटल कर लिया है और मैं वादा करती हूँ कि मैं दोबारा कभी भी स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट नहीं करूंगी। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें किसी पेपर पर ये लिख कर भी दे सकती हूँ। जायोंग अपनी मॉम से पूछती है कि आखिर आप करना क्या चाहती हैं। तो जायोंग की मॉम कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे छोड़कर कनाडा चली जाओ। रात में जब ये घर आती है तो यंगजियान इसका इंतजार कर रहा होता है। जायोंग पूछने लगती है कि आखिर तुमने मेरी मॉम को क्या बताया है। यंगजियान पूछने लगता है कि आखिर उन्होंने तुमसे क्या कह दिया है। जायोंग कह रही थी कि उनका रवैया बहुत बदला हुआ लग रहा था और वो ये भी कह रही थी कि मैं उनको छोड़कर कहीं जाने वाली हूँ। यंगजियान कहता है कि तुम अपने काम में काफी बिजी हो इसलिए तुम्हें इस तरह की चीजों के बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। अब यंगजियान जाने लगता है तो ये जायोंग से कहता है कि अगर अगली दफा तुम्हारी मॉम इस तरह की कोई हरकत करे तो मुझे बता देना क्योंकि मैं उनको बहुत अच्छे से डील कर लूंगा। यंगजियान के यहाँ से जाने के बाद जायोंग इसके पास आती है। यंगजियान कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जायोंग कहने लगती है कि ची ने मुझे बताया था कि तुम्हें आजकल जियांग ढूंढ रही है। जायोंग कहती है कि ची ने मुझे बताया था कि जियांग चाहती है कि तुम तेंग्यू का ऑनलाइन स्टोर चलाओ। यंगजियान कहता है कि मैं इसके लिए नहीं माना हूँ। जायोंग कहती है कि तुम ये सिर्फ मेरी और जियांग के मसले की वजह से कर रहे हो। यंगजियान कहते हैं कि हम फैमिली है, मैं तुम्हें छोड़कर किसी बाहर वाले का साथ तो नहीं दे सकता ना। जायोंग कहती है कि ये मेरा और उसका मसला है, इसका तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे भी ये तुम्हारा करियर है, इसके लिए तुम्हें मेरी राय की जरूरत नहीं है। यंगजियान कहते हैं कि मुझे जरूरत है क्योंकि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। ये सुनकर जायोंग को अच्छा लगता है तो यंगजियान कहने लगता है कि तुम हमेशा कहती हो कि तुम्हारी मॉम तुम्हारी फीलिंग्स का ख्याल नहीं करती, इसीलिए मैं खास तौर पर तुम्हारी फीलिंग्स का ख्याल रखने की कोशिश करता हूँ। जायोंग कहने लगते है कि मैंने शू से सुना था कि वो जियांग को रिप्लेस करना चाह रहा है क्योंकि वो तेंग्यू को सही से मैनेज नहीं कर पा रही। मुझे लगता है कि वो इस वक्त बहुत मुश्किल सिचुएशन में है, अगर तुम उसकी मदद कर सकते हो तो ये काफी अच्छा होगा। यंगजियान ये सुनकर हैरान होता है और पूछने लगता है कि क्या तुम वाकई में ही जियांग की मदद करना चाहती हो। जायोंग कहने लगती है कि जियांग बहुत मगरूर हुआ करती थी लेकिन अब वो बहुत ऊंचाई से गिरी है और उसके पास कोई भी नहीं है जिस पर वो रिलाय कर सके और अब इस हालत में जब उसको दूसरों से मदद मांगनी पड़ती होगी तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता होगा। यंगजियान कहते हैं कि क्या तुम ये भूलने के लिए तैयार हो कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। जायोंग कहती है कि मैं माजी को भुला नहीं रही, बस माजी के बुरे हिस्से को अपनी जिंदगी से जाने दे रही हूँ। ये सुनकर यंगजियान हंसने लगता है और जायोंग चली जाती है यहाँ से। शू काम कर रहा होता है तो इसको आंट की कॉल आती है कि तुम्हारी मॉम फैक्ट्री में गिर गई है। शू ये सुनकर फौरन यहाँ से चला जाता है। अब शू अपनी आंट के साथ अपनी मॉम को घर पर लेकर आ रहा होता है। शू अपनी मॉम से कहता है कि मैंने डॉक्टर से कंफर्म कर लिया है, अगले हफ्ते आप चेकअप के लिए भी जाएंगे और आपकी मैंने सर्जरी भी कंफर्म करवा दी है। आंट भी कहने लगती है कि आपको इस दफा शू की बात माननी होगी। तो शू की मॉम कहने लगती है कि अगर मैंने सर्जरी
करवा ली तो मुझे आधा महीना तो रेस्ट करना पड़ेगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर मेरी फैक्ट्री का क्या होगा। शिव को गुस्सा आ रहा होता है कि फिर से इसकी मॉम फैक्ट्री के बारे में बात कर रही है। शिव अपनी आंट से कहता है कि आंट, एक हफ्ते के लिए मैं फैक्ट्री आपके हवाले कर रहा हूँ। जाते ही शिव अपनी मॉम से कहते हैं कि अपना ख्याल रखिएगा। गौरी आज अपने डैड से मिलने के लिए आया होता है। गौरी के डैड कह रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि वेयर हाउस की हालत बेहतर होती जा रही है और तुम भी काफी बुरे वक्त से गुजर रहे हो, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आज जियांग अपने डैड की खबर पर आई होती है और अपने डैड से कह रही होती है कि अब मुझे अंदाजा हो गया कि ये इंडस्ट्री कोई फेरी टेल नहीं है और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं आखिर कब तक इस सब को संभाल पाऊंगी। यहाँ पर यूशन आती जो उससे कहती है कि शुरुआत में बिजनेस इतना ही मुश्किल होता है। यूशन जियांग के डैड की कब्र पर फूल रखती है। जियांग कहने लगती कि मेरे डैड को गुजरे हुए सिर्फ 100 दिन गुजरे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक सदी बीत गई है। अब गावी के डैड इसको बता रहे होते हैं कि जियांग चिशंग के वेयर हाउस में कुछ स्टॉक्स थे। ये गावी से कह रहे होते हैं कि अगर बिजनेस करने वाला आपका दोस्त भी हो तब भी आपको गैर कानूनी ट्रेडिंग में नहीं पड़ना चाहिए। और यूशन जियांग को बता रही होती है कि ये गैर कानूनी ट्रेडिंग करने वाला और कोई नहीं बल्कि गावी के डैड गाओजेंग थे। यूशन कहती है कि तुम्हारे डैड ने कभी नहीं सोचा था कि उनका सबसे अच्छा दोस्त गबन में शामिल हो जाएगा। ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ड्रामे में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।